गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे, आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है बेटे? सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है? ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, इन्हें 2 टाइप्स के अंदर क्लासीफाई किया गया है, डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। बेटा, डबल एंट्री सिस्टम कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ड्यूअल एस्पेक्ट। मैंने बताया था जिसके अंदर हर एक ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज रिसीविंग ऑफ अ बेनिफिट एंड सेकंड इज गिविंग ऑफ अ बेनिफिट। ये दोनों एस्पेक्ट जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। सो हर एक ट्रांजेक्शन जो है जिसके 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट्स होते हैं, इनको इसके अंदर क्या करा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। द बेसिक प्रिंसिपल फॉलोड इज दैट, इसके अंदर जो बेसिक प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है वो क्या है? एवरी डेबिट मस्ट हैव अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट, कि अगर कोई चीज़ डेबिट की जाती है तो साइड बाय साइड दूसरी चीज़ क्रेडिट भी करी जाएगी। अगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट भी होगा। लाइक अगर मैं बोलूँ कि गुड्स परचेजेस फॉर कैश, गुड्स परचेज करिए आपने फॉर कैश, मीन्स व्हाट कम्स इन गुड्स, ये क्या हो जाएगा? डेबिट। व्हाट गोज आउट, आपको बेनिफिट रिसीव हो रहा है, जो बेनिफिट रिसीव हो रहा है क्या हो रहा है? गुड्स, वो करेंगे डेबिट। एंड व्हाट गोज आउट कैश, कैश आपका जा रहा है, या आप बेनिफिट दे रहे हो दूसरे पर्सन को तो कैश जा रहा है। ठीक है, तो ये क्रेडिट किया जाएगा। सो एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, सो डबल एंट्री सिस्टम क्या है? एक कंप्लीट सिस्टम है जिसके अंदर हर एक ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। सो ये सिस्टम क्या है? एक्यूरेट सिस्टम है एंड हर एक बिजनेस के अंदर जो है यही सिस्टम फॉलो किया जाता है, क्योंकि इससे किसी भी तरह के कोई भी फ्रॉड के चांसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और किसी भी तरह की मिस एप्रोप्रिएशन वो मिनिमाइज हो जाती है। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? इज़ नॉट अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये जो है कंप्लीट सिस्टम नहीं है। इट डज नॉट रिकॉर्ड 2 फोल्ड इफेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, ये दोनों इफेक्ट रिकॉर्ड नहीं करता। इसके अंदर सारे अकाउंट नहीं बनाए जाते, ओनली पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश बुक आर मेंटेन अंडर दिस सिस्टम, ओनली यही तैयार किया जाता है। सो इनफैक्ट दिस इज़ अ नॉट सिस्टम, ये सिस्टम नहीं है। इसके अंदर किसी भी तरह की मतलब सिस्टम की क्या है? लैक है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी यूनिफॉर्मिटी जो है वो नहीं होती, ओनली वन एस्पेक्ट ही इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, और जो लार्ज बिजनेसेस हैं जिसके अंदर अर्थमेटिक एक्यूरेसी चाहिए होती है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं, वो जो है मोस्टली जो मतलब डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। आजकल डबल एंट्री सिस्टम बिग एज वेल एज स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है बेटा? कहते हैं अगर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट, ठीक है, देयर कैन बी 2 ब्रॉड अप्रोचेज टू अकाउंटिंग। 2 ब्रॉड अप्रोचेज हैं, दीज आर फर्स्ट इज कैश बेसिस एंड सेकेंड इज एक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस क्या है बेटे? कैश बेसिस के अंदर वो सारी एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं जिसके लिए हमारे पास कैश आता है या कैश जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ कैश वाली एंट्रीज जो हैं हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जिसमें कैश का फ्लो होता है, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, एंड नॉट व्हेन द रिसीप्ट और पेमेंट बिकम्स ड्यू। इसमें ड्यू वाली एंट्रीज रिकॉर्ड जो है वो नहीं होती। कहते हैं लेट अस से फॉर एग्जांपल इफ ऑफिस रेंट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2014, ऑफिस का रेंट है दिसंबर 2014 के मंथ का, वो जनवरी 2015 में पे किया गया है। सो ये कब रिकॉर्ड करा जाएगा? इन जनवरी 2015 के अंदर, क्योंकि हम कौन से बेसिस पे रिकॉर्ड्स बना रहे हैं? कैश बेसिस पे। तो कैश बेसिस के अंदर जब आपके पास कैश आएगा या कैश जाएगा तभी हम उस ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। सिमिलरली अगर आपने गुड्स क्रेडिट पे सेल करी है जनवरी 2015 में, वो जनवरी में रिकॉर्ड नहीं होगी, बट से इन अप्रैल व्हेन द पेमेंट फॉर द सेम इज रिसीव, कब रिकॉर्ड करेंगे? अप्रैल में, जब आपको पेमेंट रिसीव होएगी। ठीक है, सो दस दिस सिस्टम इज इनकम्पैटिबल विद द मैचिंग प्रिंसिपल, ये उससे जो है क्या करता है? मैच करता है। इनकम्पैटिबल है, उससे मैच नहीं करता। दिस स्टेट्स दैट द रेवेन्यू ऑफ अ पीरियड इज मैच विद द कॉस्ट ऑफ द सेम पीरियड, जो कि ये कहते हैं कि उस पीरियड का रेवेन्यू उसके कॉस्ट के साथ मैच करना चाहिए, कि उसके इनकम्पैटिबल है, उससे मैच नहीं करता। ठीक है, अंडर द एक्रूवल बेसिस, अब आता है एक्रूवल बेसिस। एक्रूवल बेसिस क्या कहता है? रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच दे अकर।
इसके अंदर हमने कैश ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दोनों को ही क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। दोनों ट्रांजैक्शन हम इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे रेदर देन व्हेन वी आर पेड और नॉट, वेदर रिसीव्ड और नॉट, चाहे हमें रिसीव हुई है चाहे नहीं हुई, चाहे पे करी है चाहे नहीं करी, हर एक बेस से हम इसके अंदर क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। So a distinction is made between the receipt of cash and the right to receive cash and payment of cash and legal obligation to pay cash। हम सब इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे। So इसके अंदर चाहे आपको कैश एक्चुअल में रिसीव हुआ चाहे नहीं हुआ, चाहे पे किया चाहे नहीं किया, अगर इस ईयर की ट्रांजैक्शन है तो इस ईयर की ट्रांजैक्शन इसी ईयर के अंदर ही क्या करी जाएंगी, रिकॉर्ड करी जाएंगी। सो एक्रूअल बेसिस के अंदर कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी जाती हैं। अगर हम बोले कि हमारे बिजनेसेस के अंदर कौन सा मेथड जो है, कौन सा बेस फॉलो किया जाता है, तो हम कहेंगे एक्रूअल बेस को। ठीक है, बिजनेस के अंदर एक्रूअल बेस को क्या करा जाता है, फॉलो करा जाता है। अब अगर मैं आपको डिफरेंस की बात करूं कि एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस के अंदर क्या डिफरेंस है, दोनों मेथड्स के अंदर क्या डिफरेंस है, तो वो मैं आपको बताती हूँ बेटा। फर्स्ट देखो, एक्रूअल बेसिस के अंदर कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, बट कैश बेसिस के अंदर ओनली कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। प्रीपेड आउटस्टैंडिंग, कोई भी एक्सपेंस प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है, इनकम एक्रूड है, रिसीव्ड इन एडवांस है, एक्रूअल बेसिस में हर एक आइटम को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, बट कैश बेसिस के अंदर ओनली जो है मतलब जिससे कैश आए या जाए वही रिकॉर्ड करना है। प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, रिसीव्ड इन एडवांस कुछ भी जो है इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होता। प्रॉफिट और लॉस, इससे आपको करेक्ट प्रॉफिट और लॉस का पता लगेगा, क्योंकि आपको जो है कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन इसके अंदर रिकॉर्डेड हैं। इससे करेक्ट प्रॉफिट और लॉस का पता जो है वो नहीं चल पाता। टेक्निकल नॉलेज, एक्रूअल बेसिस को करने के लिए आपको प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए किस तरह से सारी ट्रांजैक्शन, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, किसी तरह से इनको जो है वो एडजस्ट करना है। बट कैश बेसिस के अंदर किसी भी तरह की कोई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। हम सिंपली ये देखते हैं कैश कम्स इन, कैश गोज आउट, बस उसके बेसिस पे कैलकुलेट कर दिया जाता है। लीगल पोजीशन, एक्रूअल बेसिस जो है कब रिकॉग्नाइज किया गया, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर, और कैश बेसिस जो है वो रिकॉग्नाइज जो है कंपनीज एक्ट 2013 ने नहीं किया। एक्सेप्टेबिलिटी, बेटे एक्रूअल बेसिस तो हर जगह पे एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये करेक्ट इनकम और एक्सपेंस के बारे में बताता है। ठीक है, पर कैश बेसिस जो है वो हर बिजनेस के अंदर, एवरी बिजनेस के अंदर एक्सेप्टेबल जो है वो नहीं होता, क्योंकि ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। रिलायबिलिटी, कहते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि ये कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। ये प्रॉफिट और लॉस सबके बारे में आपको बताता है, पर कैश बेसिस वो लेस रिलायबल है, क्योंकि ये ओनली कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। ये आपको करेक्ट प्रॉफिट और लॉस के बारे में शो नहीं करता। सूटेबिलिटी, कहते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहाँ पे सूटेबल है, जहाँ पे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो, तो ये आपको हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, ये ज़्यादा सूटेबल है। पर ये कहाँ पे सूटेबल होगा, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, क्योंकि उनको कंपैरेटिवली लेस इन्फॉर्मेशन जो है वो चाहिए होती है। तो ये थे बेटा हमारा डिफरेंस बिटवीन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब बेटे मैं आपको एक एक एग्जांपल भी दे देती हूँ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। देखिए बेटा, अगर हम एग्जांपल की बात करें कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की, जो एग्जांपल है वो मैं आपको दूँ तो देखो, कहते ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 अशोक ने कैश सेल्स करी है 3,90,000 की एंड क्रेडिट सेल करी है 1,60,000 की। उसके एक्सपेंस है 2,70,000, जिसमें से 80,000 अभी तक पे नहीं किए, स्टिल टू बी पेड, अभी पे करने बाकी हैं। तो आप बताइए अशोक की इनकम अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि मैंने बताया था कैश बेसिस के अंदर ओनली हम कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो फर्स्ट कैश सेल्स कितनी है 3,90,000, क्रेडिट तो हमने लेनी नहीं क्योंकि हमने कौन सी लेनी है, ओनली कैश। एक्सपेंस 2,70,000 है, जिसमें से 80,000 अभी तक पे नहीं करे, तो कितने पे कर दिए 1,90,000। तो नेट इनकम कितनी आ गई 2 लाख। ये आपके पास आया, ये आपसे गया, नेट इनकम कितनी होगी आपके पास 2 लाख रुपीज़ अकॉर्डिंग टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग, कहते हैं अगर फिगर्स वही हैं तो इसके अकॉर्डिंग जो आप नेट इनकम बताइए, तो वहाँ पे अब क्योंकि एक्रूअल है तो इसमें कैश और क्रेडिट दोनों कंसिडर करनी है, तो कैश सेल्स भी ले ली, क्रेडिट भी ले ली, टोटल सेल्स कितनी आ गई 5,50,000।
एक्सपेंस भी टोटल लेंगे, कैश और क्रेडिट 2,70,000, नेट इनकम आ जाएगी 2,80,000। क्लियर हो गया कैश बेसिस की और क्रेडिट बेसिस की कि कैसे हम इसके अंदर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, कैसे हम अपनी नेट इनकम को कैलकुलेट करेंगे। सो ये था हमारा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का टॉपिक। सो आज के लिए बेटे इतना ही। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।